I welcome you all to the anthropology series that we started. In that series, this is the lecture 6 of that series. Now let's take a quick overview, but before that, let me tell you we have taken the syllabus part 1.8 and have skipped 1.5, 1.6, and 1.7. Why we have done so? Because I know that you can better understand this portion after doing this part. Okay, so I want to give you a brief background and equip you with the sufficient knowledge that is needed to do this portion of the syllabus, because this is the most difficult one as said by many of the students, and you must have heard that. So we will do primates and the human evolution after we are done and equipped with the sufficient knowledge that is needed to make base for this part of the syllabus. Okay, so we will do syllabus part 1.8. We will be seeing dating methods. Okay, the principles of prehistoric archaeology. We will be seeing dating methods. We will also be taking notes, and I'll give you diagram to add value to your answer in the mains. At last, we will do some previous year question to understand whether you have grasped the knowledge that I told you or not. Now, this video is presented by me, Pooja Yadav. I have appeared for the UPSC CSE 2021 interview with anthropology and optional, and I have written another mains as well in CSE 2022. Now let us proceed with our lecture. So chronology, what is chronology? कि घटनाक्रम, कि किस तरह से, जैसे 1, 2, 3, 4 4 घटनाएं हैं, इन्हें नंबर वाइज मान लीजिए, और ये हमें मिलती हैं, हम इन्हें डिस्कवर या अनर्थ करते हैं कैसे? पहले 3 मिलता है, फिर 1, फिर 4, फिर 2. नाउ वी मस्ट हैव समथिंग और सम मेथड्स टू टेल दैट कि पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था प्री हिस्ट्री में, irrespective of the manner in which we have found them. ओके, जिस सीक्वेंस में इन्हें फाइंड किया गया है वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि ये एग्जिस्ट किस सीक्वेंस में करती थी एक्चुअली. ओके, सो क्रोनोलॉजी भी दो तरह की होती है. वन इज जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी एंड द अदर वन इज कल्चरल क्रोनोलॉजी. ना, जियोलॉजिकल क्रोनोलॉजी क्या होती है? वी नो दैट सम 4 मिलियन ईयर्स अगो अर्थ फॉर्म्ड. तो 4 मिलियन ईयर्स में अर्थ के साथ क्या क्या हुआ, किस तरह के लैंड फॉर्म्स आए, किस तरह के क्लाइमेट्स रहे, कभी आइस एज थी, कभी फ्लड था, कभी अंडर वाटर लाइफ थी, कभी कुछ था. तो इस चीज को पढ़ने के लिए इसे वेरियस पीरियड्स में बांट दिया गया है. सो जो सबसे रिसेंट वन है वो है माइसिन, प्लायोसिन एंड प्लिस्टोसिन. प्लिस्टोसिन इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ह्यूमंस आए और इवॉल्व हुए. ओके, इसके अलावा होती है कल्चरल क्रोनोलॉजी. कल्चरल क्रोनोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले किस तरह के टूल्स आए. फॉर एग्जाम्पल, हमें पहले मिलता है ये टूल किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट से, लेट अस सपोज ये एक्सकवेट होता है, लेकिन उसके बाद हमें मिलता है ये कि ये भी एक टूल की तरह यूज होता था. ये नाउ यू जस्ट टेल मी कि कौन सा पहले आया होगा. ऑब्वियसली ये क्रूड है, ये सोफेस्टिकेटेड है, तो पहले ये आया होगा, देन ये आया होगा. अब टूल्स को क्रोनोलॉजी में लगाने को कहते हैं कल्चरल क्रोनोलॉजी. क्लोथ्स, टूल्स, फूड, कि क्लोथ्स में जैसे पहले पत्ते थे, फिर एनिमल स्किन थी, सॉरी पहले एनिमल स्किन थी, फिर पत्ते थे, उसके बाद स्यूइंग स्टार्ट हुई. तो इस तरह से कल्चरल क्रोनोलॉजी के लिए हमने अलग पीरियड बांटे हैं, 2000 पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक. इनमें हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन सी टेक्नोलॉजी किस पीरियड में थी और कितने सोफेस्टिकेटेड टूल्स थे, कितने सोफेस्टिकेटेड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थी, किस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते थे और किस तरह के रिलेशंस थे ह्यूमन के. ओके, सो एज आई टोल्ड यू, प्लिस्टोसिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ह्यूमंस इसी में आए थे. ओके, नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट क्रोनोलॉजी मीन्स, अब हम चलते हैं डेटिंग मेथड्स पे कि कैसे हम क्रोनोलॉजी का पता लगाते हैं. अब डेटिंग मेथड्स होते हैं दो तरीके के. पहला होता है एब्सोल्यूट या रिलेटिव को पहले, दूसरा होता है रिलेटिव. ओके, एब्सोल्यूट में हम बताते हैं एग्जैक्ट डेट और ईयर कि ये ऑब्जेक्ट 5000 ईयर्स पुराना है, ये ऑब्जेक्ट 500 ईयर्स पुराना है. बट रिलेटिव में हम क्या करते हैं,
हम दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं। ओके, और हम बताते हैं कि जो हमें जो ऑब्जेक्ट मिला है वो इससे पुराना है या नया है। इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ, क्रोनोलॉजी ऐसे थी, 1 2 3 4, कि पहले ये आया था, लास्ट में ये आया था। लेकिन हम ये नहीं बता पाएंगे कि कब फोर्थ आया था, कब फर्स्ट आया था, फर्स्ट और फोर्थ के बीच में गैप कितना है। बट एब्सोल्यूट डेटिंग टेक्निक क्योंकि एब्सोल्यूट डेट बताती है, वो ये सब बता पाएगी। ओके, सो दीज आर द टू मेथड्स। तो पहले लेट अस डू द रिलेटिव डेटिंग मेथड। ओके, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं बताता है, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस एस्टेब्लिश करता है दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके। अगर आपके पास कंपैरिजन के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द रिलेटिव डेटिंग टेक्निक। ओके, सो इसमें टाइप्स होते हैं कि रिलेटिव डेटिंग मेथड्स के कुछ टाइप हैं जो इसके अंडर आते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन है स्ट्रेटिग्राफी, और ये सबसे रिलायबल भी माना जाता है। इसमें लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन यूज होता है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट। एज आई टोल्ड यू, द मोस्ट रिसेंट वन आर मायोसिन, प्लायोसिन, प्लिस्टोसिन। और हम एनवायरमेंट में पढ़ते हैं दैट राइट नाउ वी आर गोइंग थ्रू द होलोसिन एंड वी विल enter the Anthropocene epoch if we do not control our activities which are leading to climate change. Okay, so stratigraphy कहती है कि लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन काम करता है लिविंग बींग्स पे। किस तरह से कि जो लेयर नीचे है, आप जब खुदाई करेंगे किसी जगह की, तो जो सबसे नीचे आपको रिमेन्स मिलेंगे, दोज विल बी द ओल्डेस्ट वंस, और जो सबसे ऊपर मिलेंगे, दोज विल बी द न्यूएस्ट और द मोस्ट रीसेंट वंस। ओके, तो जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, आप अर्लियर एंड अर्लियर रिमेन्स को फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज सिंपल। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि पहले ये एग्जिस्ट करते होंगे, फिर किसी कैलेमिटी के किसी, मान लीजिए अर्थक्वेक, फ्लड की कोई भी कैलेमिटी आई, ये बरी हो गई इसके नीचे, उसके बाद ये आए, ये बरी हो गए, ऐसे कर करके बरी होते गए एंड ये लेयर तैयार होती गई। ओके, तो इसी तरह से जब हम नीचे जाएंगे देन वी विल फाइंड द ओल्डेस्ट रिमेन्स। लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं, एज इन लिमिटेशंस की, जहां ये यूज नहीं हो सकता। अब क्या क्या दिक्कतें हैं इस मेथड के साथ, कि तभी हम लगा सकते हैं जब सीक्वेंस ऑफ लेयर्स जो है डिस्टर्ब ना हुई हो किसी भी नेचुरल इवेंट की वजह से, जैसे फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी और कारण से जब डिस्टर्ब नहीं हुई हो, तब ही हम ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज ये मेथड काम नहीं करेगा। एंड इट इज वेरी रेयर टू फाइंड अनडिस्टर्ब्ड साइट्स। ओके, सो दैट इज वन लिमिटेशन। सेकेंडली, ये तो है ही कि हम एग्जैक्ट डेट पता नहीं लगा सकते। ओके, थर्डली, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि रिवर टेरेसेस इसे फॉलो नहीं करती हैं क्योंकि उन पे इरोजनल एंड डिपोजिशनल फैक्टर्स काम करते हैं। अब ये कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ से एक रिवर आ जाती है, तो रिवर इन्हें इरोड करके ले जाएगी, यहाँ डिपॉजिट कर देगी। उसके बाद रिवर, क्योंकि ये इरोड हो चुके हैं तो ये एक्सपोज हो जाएंगे, फिर इन्हें इरोड करके ले जाएगी, यहाँ कर देगी, इसे ले जाएगी, यहाँ कर देगी। तो अब आप देख रहे हो, जो सबसे ऊपर था वो सबसे नीचे आ गया है, और जो सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर आ गया है, तो रिवर्स हो जाता है ये। रिवर टेरेन के केस में स्ट्रेटिग्राफी रिवर्स हो जाती है। ओके, दैट्स व्हाई रिवर टेरेसेस पे स्ट्रेटिग्राफी सीधे तरीके से कभी काम नहीं करती, रिवर्स तरीके से काम करती है। ओके, so now let us see another relative dating technique which is fluorine dating। तो फ्लोरीन क्या होता है? काफी जगह पे पानी में पाया जाता है, और जैसे मान लीजिए जानवर मर जाते हैं तो उनके टीथ एंड बोन्स में ये जमा होता रहता है, अक्यूमुलेट होता रहता है। सॉरी, तो जैसे ये ग्राफ आप देख रहे हो, इसमें जो फ्लोरीन है वो पहले नहीं था जब वो बरी हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वो कांटेक्ट में आते हैं फ्लोराइन कंटेंट, फ्लोराइड कंटेमिनेटेड वाटर के, इसमें फ्लोरीन जमा होता जाता है और नाइट्रोजन कम होती जाती है। नाइट्रोजन हमारे अंदर बॉडी के अंदर होती है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन इज द मोस्ट, नाइट्रोजन इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। तो हम भी जब इनहेल करते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारे अंदर जाती है एंड इट गेट्स अक्यूमुलेटेड इनटू आवर बॉडी। तो नाइट्रोजन कम होती जाती है एंड फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ता जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में फ्लोरीन का जितना अमाउंट होगा, वी विल गेट टू नो कि ये उतना ही पुराना है। जैसे मान लीजिए 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3, इसके अंदर 50% क्लोरीन है, इसके अंदर 70%, इसके अंदर 20%। तो हमें पता है सबसे पहले
क्या आया था? सबसे पहले 2 आया था, फिर 1 आया था, फिर 3 आया था। क्योंकि 2 सबसे पहले बरी हुआ था तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्लोरीन की अमाउंट है। ओके, अब इस मेथड के साथ भी कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि रेट ऑफ फ्लोरीन डिपोजिशन कांस्टेंट नहीं है। ये रीजन टू रीजन वेरी करता है, क्योंकि हमें पता है वाटर में फ्लोराइड की कंटेमिनेशन हर जगह पे कांस्टेंट नहीं है। सो दैट सेम प्रिंसिपल वर्क्स हियर। ओके, सो नाउ लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट मेथड विच इज पोलन डेटिंग। पोलन क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स यू मस्ट हैव हर्ड। फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं, मान लीजिए ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसके पोलन्स होते हैं यहाँ पे। अब ये हवा के साथ या पानी के साथ कैसे भी उड़ के एनवायरनमेंट में चले जाते हैं एंड दे सेटल डाउन ऑन वेरियस थिंग्स। अब ये क्या करते हैं? लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं तो इनको रिलेटिव डेटिंग में यूज किया जा सकता है। कैसे? लेट अस सी कि दीज आर द पार्टिकल्स बाय फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये बहुत लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व होते हैं। अब ये बोन्स पे सेटल डाउन हो जाते हैं। मान लीजिए कोई बोन्स है किसी तरह की, उस पे पोलन्स हमें मिले हैं, तो हम देखेंगे हमें कौन से फ्लावर के पोलन्स मिले हैं। तो हमें जिस भी फ्लावर के पोलन मिले होंगे, इसका मतलब फिर हम देखेंगे कि वो फ्लावर कौन से क्लाइमेटिक कंडीशंस में उग सकता है। कि भाई कोल्ड कंडीशंस में, जैसे हिमालय पे हमें रोज नहीं मिलेगा। रोज फ्लावर वी विल फाउंड हियर इन नॉर्थ इंडिया बट नॉट ऑन हिमालयाज। ओके, सो वी विल सी कि किस तरह की वेजिटेशन उस टाइम पे रही होगी। अब वेजिटेशन जब हमें पता चल जाएगी देन वी विल गेट टू नो कि ये वेजिटेशन कौन से क्लाइमेट में थ्राइव करती है। तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि उस टाइम पे कौन सा क्लाइमेट था। ओके, क्लाइमेट से हम जियोलॉजिकल पीरियड का पता लगा लेंगे, क्योंकि वेरियस जियोलॉजिकल पीरियड्स में वेरियस क्लाइमेट रहे हैं। कभी फ्लड रहा है, कभी आइस एज रही है, कभी कुछ रहा है। सो क्लाइमेट का पता लगने के बाद वी विल नो द जियोलॉजिकल पीरियड। और जियोलॉजिकल पीरियड क्योंकि हमने पहले ही ऑर्डर में लगा रखे हैं, वी विल गेट टू नो कि रिलेटिवली कौन सा ऑब्जेक्ट कब आया था। आई होप आई एम क्लियर। सो लेट अस मूव ऑन टू द एब्सोल्यूट और क्रोनोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है डेविएशन की। ओके, ये एब्सोल्यूट कैलेंड्रिकल टर्म्स में बता देता है। फॉर एग्जांपल, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज पब्लिश्ड इन 1859। ओके, ये नहीं बता रहा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इस बुक से पहले आई थी या उस बुक से बाद में आई थी। ये सीधा बता रहा है इट केम इन 1859। अब सीधा सा हमारे जो मार्जिन पीरियड है वो सिर्फ 1 ईयर का है, कि 1859 में कभी भी आई हो सकती है, बट वी नो फॉर श्योर कि 1859 में ही आई थी। सो अब इसके टाइप्स पढ़ लेते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी और ट्रेडिंग सिस्टम। Let us take a close look at this picture. This is a tree. I hope you can notice the small rings which have been formed on the trunk of the tree. ऐसे ही कुछ जियोलॉजिकल ट्रीज होते हैं जो एनुअल रेनफॉल के साथ एक रिंग ऐड कर लेते हैं। यानी कि एक रेनफॉल सीजन आया, वो एक रिंग ऐड कर देंगे, तो हर ईयर एक रिंग ऐड होती जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ट्री कितना पुराना है। और हमें ये भी पता चलता है कि कैसा क्लाइमेट रहा होगा, किस तरह, कितने टाइम वेरिएशन पे रेन आई होगी, क्या हुआ होगा। तो हम एग्जैक्टली बता पाएंगे कि इस ट्री की एज कितनी है। तो हम जो वुडन ऑब्जेक्ट होते हैं, वैसे तो उन्हें डेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये मेथड वुडन ऑब्जेक्ट्स को डेट करने में हेल्प कर सकता है। बट दिस इज ऑल्सो नॉट फ्री फ्रॉम क्रिटिसिजम्स। क्या क्रिटिसिज्म है? कि भाई सिर्फ वुडन ऑब्जेक्ट्स पे ही करेगा, क्योंकि कोई मेटालिक थिंग तो रिंग्स फॉर्म कर नहीं रही है। इसके अलावा आप इसे सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जहाँ ट्रीज आर ऑफ ग्रेट एज। अब 10 साल के ट्री को आप काट के उसके ट्रंक देखेंगे तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा, बट दिस ट्री इज ऑब्वियसली सम 100 or more than 100 years old in the picture, तो उसमें कुछ सिग्निफिकेंट मिल सकता है। तो ट्रीज की एज भी ज्यादा होनी चाहिए। और जिस रेट पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है और हम रिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, नए प्लांट्स लगा रहे हैं, तो डिफिकल्टी होती है ऐसे ट्रीज को फाइंड करके फिर काट के फिर उनकी एज पता लगाने में। ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसमें क्या होता है? ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस पे बेस्ड है। नाउ सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं? वो रेडियो एक्टिव वेव्स छोड़ते हैं।
रेडियो एक्टिव वेव्स जो होती हैं वो एक सर्टेन टाइम के साथ कम होती जाती हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री है, सो बी विद मी। हाफ लाइफ एक कंसेप्ट होता है जो सिर्फ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए होता है। हाफ लाइफ का मतलब है कि वो सब्सटेंस जो है हाफ डिके हो चुका है। ओके, हाफ डिके मतलब उसने हाफ ऑफ इट्स रेडियो एक्टिविटी हैज गॉन, उसने हाफ ऑफ इट्स रेडियो एक्टिव वेव्स जो है एमिट ऑलरेडी कर दी हैं। तो इसका मतलब अब उसके अंदर 50% ही रेडियो एक्टिव वेव्स बची हैं और 50% जा चुकी हैं। जितने टाइम में ये होगा उसे हम कहेंगे हाफ लाइफ। अब आप बोलोगे दिस इज वेरी सिंपल, अगर हाफ लाइफ 5 साल है तो सीधी सी बात है कि फुल लाइफ 10 years हो जाएगी, बट दिस इज नॉट सो, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। 50% एमिट करने के बाद जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो एमिशन जो है स्लो कर देता है। इससे क्या होता है, जो नेक्स्ट 25% है हो सकता है वो 7 years में हो, और फिर उसका भी जो नेक्स्ट 25% है वो 25 years में हो। ओके, सो टोटल कितना टाइम लग गया, 25 + 7 + 5। ओके, तो हाफ लाइफ ही एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे डेटिंग में हेल्प करेगी। ओके, सो नाउ लेट अस टेक द टाइप्स ऑफ रेडियोमेट्रिक डेटिंग। C14 डेटिंग सिस्टम। C14 कार्बन का एक एलोट्रोप है। एलोट्रोप मीन्स कार्बन नॉर्मली C12 फॉर्म में होता है, लेकिन कई बार रेडियो एक्टिविटी ये गेन कर लेता है जब ये C14 फॉर्म में होता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, यू डोंट हैव टू डाइव डीप इनटू द केमिस्ट्री ऑफ दिस। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि C14 जो है रेडियो एक्टिव कार्बन का एक एलोट्रोप है और इसकी वजह से हम डेटिंग कर पाते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपन, लेट मी शो यू द पिक्चर। क्या होता है, कॉस्मिक रेडिएशंस जो आती हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। सन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करता है और एक न्यूट्रॉन फ्री हो जाता है। अब क्योंकि बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, तो इट इज वेरी ग्रेट पॉसिबिलिटी कि वो न्यूट्रॉन जाके एक नाइट्रोजन से टकराएगा। नाइट्रोजन से टकराते ही एक प्रोटॉन एमिट होता है और न्यूट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस हो जाता है C14 के लिए। तो इस तरह से C14 फॉर्म होता है। अब C14 फॉर्म होते ही फोटोसिंथेसिस तो चल ही रही है, तो फोटोसिंथेसिस में C14 अब्सॉर्ब कर लिया जाता है पेड़ों के द्वारा। और पेड़ क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, हमने एनवायरनमेंट में पढ़ा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मीन्स बाकी सब जो हैं इन्हीं पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। हम भी जैसे जो फसलों पे क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स जो हैं वो कुछ ग्रास पे, कुछ अलग से इन चीजों पे, बट नेचुरल रिसोर्सेज पे ही सब डिपेंड करते हैं। अब जब इसके अंदर C14 आएगा तो मान लीजिए ये घोड़ा जो घास खा रहा है, इस घास ने भी फोटोसिंथेसिस किया था, इसमें भी C14 है। अब ये घोड़े के अंदर भी C14 आ जाएगा उस घास के थ्रू। अब ये घोड़ा मान लीजिए इसकी डेथ हो जाती है और ये बड़ी हो जाता है। अब इसको कोई डिस्कवर करता है और सोचता है कि ये कितना पुराना होगा, तो उसके लिए C। अगर वो अभी अभी मरा है तो उसके अंदर 100% C14 मौजूद होगा। ओके, लेकिन अगर हाफ लाइफ हो चुकी है C14 की तो इसका मतलब वो कुछ 6000 साल पहले मरा है। अगर 70% है तो मतलब इन टाइम के बीच में कुछ हो। तो C14 इस तरह से हमें बताता है कि कितनी कार्बन की कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उस कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम उसकी एज पता लगा सकते हैं, बिकॉज वी नो कि कितनी कंसंट्रेशन लूज होगी कितनी एज पे। C14 चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में मिले, कहीं भी मिले, इसकी हाफ लाइफ हमेशा सेम रहेगी। डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डिफरेंट हाफ लाइफ होती है, लेकिन एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हमेशा एक हाफ लाइफ होती है, चाहे वो कहीं भी पाया जाए। ओके, आई होप आई एम क्लियर विद इट। अब इसके फायदे क्या हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की आप एज पता कर सकते हो अप टू 50,000 ईयर्स, एंड दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट मेथड। बट इसके क्रिटिसिज्म भी हैं, इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन ऑफ C14 इन द एनवायरनमेंट। और C14 की एज आई टोल्ड यू मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है अर्थ के पे, तो वो फ्लक्चुएट करता रहता है, तो C14 भी फ्लक्चुएट करता रहेगा। और C14 अगर फ्लक्चुएट करेगा देन हाउ वी विल गेट कि द अमाउंट ऑफ C14 विच इज नीडेड फॉर अस टू डिटरमाइन द डेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो ये एक लिमिटेशन है।
ऊपर से इस मेथड में प्लस माइनस 180 ईयर्स का जो है गैप आता है। मार्जिन 180 ईयर्स का लेके चलना पड़ता है, विच इज वेरी मच फॉर सम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, इट इज नॉट दैट मच एक्यूरेट, लेकिन अगर आप 50,000 साल की बात कर रहे हो तो 180 ईयर्स इज नथिंग व्हेन कंपेयर्ड टू दिस। नाउ वी हैव अनदर वन कॉल्ड पोटेशियम आर्गन डेटिंग मेथड। अब पोटेशियम क्या होता है, रॉक्स में मिलता है, और रॉक्स में कौन सा पोटेशियम मिलता है, K40। अब ये क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसकी हाफ लाइफ भी होती है, तो ये मतलब डिके होगा। लेकिन ये डिके होके क्या करेगा, रेडियोजेनिक आर्गन बना देगा। तो अब जैसे कोई भी रॉक है, पीस ऑफ रॉक हम लेंगे, हम देखेंगे इसमें पोटेशियम कितना है और आर्गन कितना है, दोनों को मिला के देखेंगे कि शुरू में पोटेशियम कितना रहा होगा, क्योंकि ये जो आर्गन है ये पोटेशियम से ही बना है। तो हमें पता चल जाएगा कि इतना पोटेशियम कन्वर्ट हो चुका है, इतना परसेंट पोटेशियम आर्गन बन चुका है, तो इसका मतलब इतना परसेंट पोटेशियम डिके हो चुका है। तो हाफ लाइफ हमें पता है, तो जितना भी परसेंट हुआ है हाफ लाइफ के कंपैरिजन में हम निकाल सकते हैं कि कितना एज है उस सब्सटेंस की। जैसे यहाँ पे शुरू में क्रिस्टल जो है आर्गन की वैल्यू 0 होती है, बट बाद में हाई रेडियोजेनिक आर्गन बढ़ जाता है इसके अंदर। अब हम आगे एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे कि देखिए जो मैग्मा होता है उसके अंदर क्रिस्टल होते हैं जिनके अंदर K40 होता है। ओके, अब क्या होता है, जब टाइम निकलता है और मैग्मा बाहर रॉक्स पे आता है तो बाहर जमा हो जाता है। अब वो रॉक्स हम देखते हैं खोद के, डिग करेंगे और देखेंगे कि इसकी एज क्या है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये मेथड जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के लिए ज्यादा काम नहीं आ रहा, ये ज्यादा अर्थ की एज पता करने के लिए काम आ रहा है कि अर्थ पे कब कौन सी चीज हुई होगी। हमें पता लग जाएगा कि ये रॉक जो है ये कब मैग्मा बनी होगी, कब वोल्केनो एरप्ट हुआ होगा, उसके नीचे वाली जो रॉक्स हैं वो कब हुई होंगी। ओके, तो इस तरह से हम अर्थ के प्रोसेसेस का पता लगा सकते हैं। आप ये डायग्राम जरूर दे दीजिएगा। धीरे धीरे पोटेशियम कम होता जाता है टाइम के साथ और आर्गन बढ़ता जाता है। ओके, दिस विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। सो आप देखिए, अब ये 500,000 ईयर्स तक का टाइम बता सकता है। सो दिस इज अ वेरी हाई टाइम रेंज। तो जियोलॉजिकल टाइम ऑफ अर्थ पता लगाने में, रॉक्स का पता लगाने में, फिनोमिनन्स का पता लगाने में ये काफी हेल्पफुल है। अब ये उन सिविलाइजेशन की एज भी बता सकता है जो वोल्केनिक एरियाज में रही होंगी। क्यों क्यों सिर्फ वोल्केनिक एरियाज में, क्यों, क्योंकि मैग्मा में पोटेशियम था और वो फिर ऊपर आया था। जब वो ऊपर आया होगा उस मैग्मा पे जब सिविलाइजेशन सेटल हुई होगी, यानी कि उस मैग्मा के अंदर हमें सिविलाइजेशन के टूल्स मिले होंगे, तो हम पता लगा लेंगे कि इन टूल्स की एज वही रही होगी जो इन रॉक्स, जिन रॉक्स के अंदर ये पाए जा रहे हैं। तो उस रॉक की एज कैसे पता लगाएंगे, पोटेशियम आर्गन मेथड से। ओके, ये ह्यूमन ओरिजिन को भी डेट करता है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन ओरिजिन गो बैक टू वेरी मच टू अ लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स। मान लीजिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस और ये सब आए थे तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हमें पीछे जाना पड़ता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में हमें पीछे जाना पड़ता है, तब हमें ह्यूमन ओरिजिन्स का पता लगता है और उसके लिए हमें पोटेशियम आर्गन डेटिंग की मेथड की जरूरत पड़ती है ना। प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ पोटेशियम इज वेरी स्लो देन कार्बन, तो ये ओल्डर रिमेन्स के लिए यूज हो सकता है। ओके, क्योंकि पोटेशियम की हाफ लाइफ जो है वो ज्यादा है कार्बन से। ओके, ये याद आप रखिएगा। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इट कैंट बी यूज फॉर डेटिंग ऑर्गेनिक बींग्स। एज आई टोल्ड यू, ये ज्यादातर रॉक्स में पाया जाता है, इसलिए रॉक्स की डेटिंग करेगा। दूसरा, ये शॉर्टर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए यूज नहीं होगा क्योंकि ये मिलियन ईयर्स में बात करता है, सीधी सी बात है। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन विद द लास्ट मेथड, अमीनो एसिड रेसमाइजेशन मेथड। अब देखिए, अमीनो एसिड जो है इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री है, यू जस्ट हैव टू मग अप सम ऑफ इट। ओके, इसमें घबराना नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, क्रैम करने का टॉपिक है। सो वी विल जस्ट क्रैम एंड जस्ट वॉमिट इट आउट इन द एग्जामिनेशन हॉल। ओके, सो देखिए, अमीनो एसिड की दो फॉर्म होती हैं, डी एंड एल। अब एल अमीनो एसिड जो है ऑर्गेनिक, जो जब ऑर्गेनिज्म जिंदा होता है तब उसके अंदर होता है लिविंग, लेकिन जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो जो एल है
वो धीरे धीरे डी में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, तो अब मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म है, हमें उसमें मिला थोड़ा सा एल अमीनो एसिड मिला, पर हमें पता नहीं है ओरिजिनली एल अमीनो एसिड कितना था। सो वी डू नॉट नो कि 100% है या कितना परसेंट है, क्योंकि ओरिजिनली पता नहीं कितना था, अभी 5 यूनिट्स एल है हाइपोथेटिकली, लेट अस टेक। फिर हम देखेंगे कि डी अमीनो एसिड कितने हैं, लेट अस से कि 4 यूनिट्स जो है डी अमीनो एसिड है। इससे हमें पता चलेगा एल अमीनो एसिड शुरू में 9 यूनिट्स था। क्यों? क्योंकि डी जो है वो एल से ही बना है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस मेथड वर्क्स, कि फिर हम पता लगा लेंगे कि ये 5 यूनिट्स, 1 यूनिट कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगाती है हमें पता है, तो ये 4 यूनिट्स में कितना टाइम लगाया होगा वी नो। सो वी नो कि ये इसकी डेथ कब हुई होगी, सो वी नो कि कौन से पीरियड में ये लिविंग रहा होगा। ओके, दिस इज हाउ वी गेट टू नो द डेट। अब दिस, ये आप एक बॉक्स में बंद करके अलग से लिख के दिखाएंगे, जिससे कि एग्जामिनर को लगेगा दैट यू नो द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस। ओके, बट द ट्रूथ इज कि those who do not have a chemistry background will not be able to easily grasp this method। और ये बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जाता है, बट फिर भी अगर आ जाता है तो आप इसे रट के रखेंगे, सो दैट एग्जामिनर को लगेगा दैट यू नो द केमिस्ट्री बिहाइंड इट। ओके, सो नाउ लेट अस सी सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नोट ऑन कार्बन 14 डेटिंग मेथड, ये आपको करा दिया गया है। टेल इन ब्रीफ अबाउट पोटेशियम आर्गन डेटिंग, यू नो अभी कराया है। यस, नाउ सी what are the types of dating method and explain one of each type। तो टाइप मैंने आपको बताया रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, इनमें भी आप सारों के नाम सबके बताएंगे और किसी एक को ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये शायद आई थिंक 15 या 20 मार्कर में आया होगा, एंड बोथ ऑफ दीज आर फ्रॉम 10 मार्कर्स। ठीक है, सो आई होप यू आर थोरो विद दिस कंसेप्ट। आई नो थोड़ा बोरिंग टॉपिक है, बट प्लीज स्टिक विद इट। सारे हमेशा ही अच्छे अच्छे दिन नहीं होते हैं, ऑप्शनल में कुछ कुछ ऐसे पोर्शन होते हैं जहाँ पे हमें मन मार के भी पढ़ना पड़ता है, बट अगर आपने एक बार ये लर्न कर लिया तो ये हिस्ट्री की तरह आपको लर्न करना है। बस पढ़ा और दिमाग में बैठा लिया, आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है, इसके डायग्राम दिमाग में बैठा लेना है, और जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो बस ऐसे के ऐसे लिख के आ जाना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट। I will try to solve it in the next video. For now, thank you for staying tuned with me. Bye bye.